नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कहानी आपको डराएगी। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है एक छोटे से कस्बे की जो उत्तर प्रदेश में है। तो बात आज से 25 साल पहले की है। उस वक्त इतनी ज़्यादा लोगों के पास गाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें आम बात नहीं थी जो कि आजकल आम बात है। और ऊपर से छोटे से कस्बे में रहने वाला एक मध्यम वर्ग से भी नीचे का आदमी जो डेली कमाता है और डेली खाता है, उसके पास गाड़ी तो नामुमकिन है। तो वैसे ही एक कहानी है मदन लाल की। मदन लाल रिक्शा चलाते हैं और अपने घर वालों का जीवन यापन करते हैं। अब मदन लाल रिक्शा चलाते हैं, सुबह चले जाते हैं और शाम को आते हैं और उसी से उनका घर का गुजर बसर चलता है। सब कुछ ठीक था, लेकिन अब उनकी बेटी बड़ी हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि उसकी शादी के लिए हमें पैसे जोड़ने हैं। रिश्ता पक्का हो गया था और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। शादी ठीक है, उतना अच्छे से तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही सोच करके वो बहुत मेहनत करते थे। अब उन्होंने सोचा था क्यों ना रात में भी मैं रिक्शा चलाऊं, क्योंकि जो लोग स्टेशन से आते हैं उन्हें रात में रिक्शे की ज़रूरत होती है। तो स्टेशन से ले करके मैं रिक्शा चलाऊंगा और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो घर वाले पहले तो मना करते हैं कि इतना ज़्यादा काम करोगे तो मतलब तबीयत भी ख़राब हो सकती है, लेकिन मदन लाल जी बोलते हैं अगर काम नहीं करूँगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 2 बेटियाँ थी। अभी पहली बेटी की शादी होनी है और इतनी ज़्यादा टेंशन रहती थी उनके दिमाग में कि वो बस काम करना चाहते थे, पैसे कमाना चाहते थे। तो दिन में तो ये काम करके आ जाते थे शाम को लगभग 6 बजे और उसके बाद खाना वाना खा करके 8 बजे तक फिर निकल जाते थे। अब वो रेलवे स्टेशन पर रहते थे और वहाँ से फिर सवारी जो मिलती थी उन्हें उनके स्थान तक छोड़ने जाते थे। इनका घर वहाँ से स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर दूर था और कभी कभी तो मतलब कोई सवारी नहीं मिलती थी और कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन आज जब वो स्टेशन पर गए और वहाँ से वो निराश होकर बस चलने ही वाले थे, रात का लगभग 2:30 बज चुका था। उन्होंने सोचा था कि अब तो कोई सवारी मिलेगी ही नहीं। बस जैसे ही वो स्टेशन से थोड़ा सा आगे बढ़े थे तभी उन्हें पीछे से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ एक लड़की की थी। तो इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की एक बड़ा सा बैग लेकर के पीछे दौड़ती हुई आ रही थी। उसने पूछा कि भैया रामपुर तक चलोगे? तो अब मदन लाल जी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, कहते हैं हाँ हाँ बेटा मैं रामपुर तक चलूँगा, बताओ कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा कि बस वहाँ एक प्रधान जी का जो घर है उनके घर जाना है मुझे। तो कहते ठीक है। अब वो रिक्शे में बैठ जाती है और उसके बाद ये रिक्शा खींचना शुरू करते हैं। रिक्शा इतना भारी हो रहा था कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो सोचते हैं कि शायद थकावट की वजह से होगा, लेकिन आज बहुत दिक्कत हो रही थी। इन्होंने सोचा शायद इसी वजह से मुझे लग रहा है कि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। अब ये रिक्शा खींचते हुए अब रामपुर ये पहुँचने ही वाले थे, तभी इन्हें लगता है कि प्यास लगी है, गर्मी का मौसम है। तो ये इनके पास एक बोतल रहती थी, उस बोतल को निकालते हैं और पानी पीने लगते हैं। उसके बाद पानी पीते पीते ही इनकी निगाह पीछे जाती है तो देखते हैं कि रिक्शे में कोई भी नहीं है। सामने ये रामपुर का बोर्ड लगा हुआ था और पीछे वो लड़की नहीं थी। अब इन्होंने सोचा कि मैंने तो जब रिक्शा रोका था तो कोई उतरा भी नहीं और ये लड़की अचानक से कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में गिर गई हो, क्योंकि रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था और इन्हें हो सकता है ना समझ में आया हो क्योंकि नींद आ रही थी। तो ये इधर उधर देखते हैं, काफ़ी दूर तक फिर से लौट कर जाते हैं, लेकिन वो लड़की उन्हें कहीं नहीं मिली। अब ये बहुत परेशान हो जाते हैं, आखिर ये क्या हुआ है। अब वो थोड़ी देर तो वहाँ रुकते हैं, उसके बाद सीधे अपने घर जाते हैं।
घर जाने के बाद अपनी पत्नी को पूरी बात बताते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि हो सकता है कि वो कहीं उतर गई होगी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन मदन लाल जी ने बताया कि रिक्शे में पैसे रखे हुए थे, जितने भी पैसे बनते थे वो पैसे रिक्शे के ऊपर रखे हुए थे, पर वो लड़की नहीं दिखी मुझे। तो ये कहती हैं कि हो सकता है उसे जल्दी रही होगी और तुम नींद में रहे होगे, तुम समझ नहीं पाए होगे, पैसे तो दे गई ना वो। तो कहते चलो ठीक है। अब वो दिन निकल गया, सुबह होती है और ये फिर से 8 बजे घर से निकल जाते हैं। पूरा दिन चलाते हैं, उसके बाद शाम का समय आता है, शाम को फिर ये 8 बजे 9 बजे निकल जाते हैं घर से। अब ये स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि वही लड़की एक चौराहा है, उस चौराहे के पास खड़ी है। ये जैसे ही उसको देखते हैं तुरंत उसके पास जाकर रिक्शा रोकते हैं और पूछते हैं कि मैडम कल आप कब उतर गई, मुझे तो पता ही नहीं चला, और आपको कहीं जाना है क्या? तो वो कुछ बोलती नहीं है, बस चुपचाप रिक्शे में बैठ जाती है। उसके पास सामान अभी भी था, उस सामान लेकर वहाँ बैठ जाती है और स्टेशन की तरफ चल देती है। उसने बताया था मुझे स्टेशन जाना है। अब ये स्टेशन जाकर के उसे छोड़ देता है। रात का लगभग 11 बज चुका था, क्योंकि देर वैसे ही बहुत हो गई थी बातें करने में, और लेकिन वो लड़की कुछ बोल नहीं रही थी। अब ये स्टेशन पहुँचे तो ये पहुँचते पहुँचते बस यही सोच रहे थे कि मैंने तो इसे रामपुर छोड़ा था, पर ये तो बीच रास्ते से मिली है, पता नहीं कहाँ गई होगी। सोचते सोचते अब लेकिन जब वो लड़की कुछ बोल नहीं रही थी तो इन्होंने भी सोचा कि क्या पूछना, अब ठीक है, हमें तो सवारी से मतलब है, सवारी मिल गई बस ठीक है। स्टेशन पे वो उतरती है और स्टेशन के अंदर जा ही रही थी, तभी अचानक से उसका बैग छूट जाता है और वो गिर जाता है। तो ये दौड़ कर जाता है और उस बैग को उठा करके उसकी हेल्प करना चाहता था। उससे कहता है कि मैडम मैं आपकी हेल्प करूं कुछ? तो वो कुछ बोलती नहीं है, वो अपना बैग लेती है और चल देती है। ये सोचता है बड़ी अजीब सी लड़की है, मतलब ऐसे कैसे। अब ये जब अपने रिक्शे पास आया तो उसने देखा कि उसका कुछ सामान था, एक पॉलीथीन थी, उस पॉलीथीन में शायद कुछ सामान था। तो इसने कहा कि अरे ये तो भूल गई है। ये दौड़ करके अंदर जाता है। अभी वो सीढ़ियाँ ही चढ़ रही थी, इसने दूर से देखा था, और जब ये अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर वो लड़की है ही नहीं। रात का समय था और छोटा सा कस्बा था, तो इतना बड़ा स्टेशन नहीं था कि कोई गुम हो जाए वहाँ पर। ये पूरे स्टेशन में उस लड़की को ढूंढता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर मैं क्या करूँ, ये सामान कहाँ रखूँ। लेकिन ये सामान ले लेता है, सोचता है कि चलो ठीक है, जब वो कभी मिलेगी तो फिर दे दूँगा। तो ये रिक्शे में अपना डिग्गी पे रख लेता है, क्योंकि सीट के नीचे जो डिग्गी होती है उसमें सामान रखा जा सकता है। तो उसमें ये सामान रख लेता है और चल देता है। तभी इन्हें एक सवारी मिल जाती है और वो सवारी लेकर के दूसरे गांव चल देते हैं छोड़ने के लिए। अब छोड़ करके वो लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक कच्चा रास्ता मिलता है जो दूसरे गांव की तरफ जाता है। तो वहाँ से एक बुज़ुर्ग आदमी आ रहा था जो एक झोला लिए था। रात का समय है और शायद उन्हें दिखाई भी कम पड़ता था। वो एक डंडे के सहारे चले आ रहे थे। तो इन्होंने जब देखा तो रिक्शा रोक दिया और पूछा काका कहीं जाना है क्या? तो वो बोलते हाँ बेटा, मुझे स्टेशन तक जाना है और मुझे दूसरे शहर जाना है। अब दिन में तो इतनी गर्मी होती है कि निकलने का मन नहीं करता है, तो क्या तुम मुझे स्टेशन छोड़ दोगे? तो कहते हाँ काका छोड़ दूंगा। अब ये उनका बैग पकड़ते हैं, उनको हेल्प करते हैं और इस रिक्शे पे बैठालते हैं। वो रिक्शे में बैठ जाते हैं। उसके बाद ये स्टेशन की तरफ चल देते हैं। बातों ही बातों में मदन लाल उन्हें बताते हैं कि काका पता नहीं 2 दिन से एक लड़की मिलती है और वो बात नहीं करती है, और कल तो जब मैं उसे छोड़ने जा रहा था रामपुर, जैसे ही इन्होंने रामपुर बोला तो वो काका एकदम से चौंक जाते हैं। कहते हैं रामपुर मतलब? तो कहते हैं हाँ वो लड़की रामपुर की थी और मैंने उसे वहाँ छोड़ने के लिए जैसे ही रिक्शा रोका था वो लड़की पहले से ही गायब हो गई थी और उसके बाद वो मिली नहीं। पैसे तो मुझे मिल गए थे और दूसरे दिन वो आगे वाले चौराहे के पास मिली थी मुझे। मैंने उसे स्टेशन छोड़ा और वो अपना कुछ सामान मेरे रिक्शे में भूल गई थी। तो वो कहते हैं कि सामान क्या था? अब ये कहते हैं पता नहीं, पॉलीथिन में कुछ था, मैंने अपने रिक्शे में रख दिया है और जब वो कभी मिलेगी तो दे दूंगा। तो रिक्शे से वो उतरते हैं और कहते हैं कि सामान चेक करो पहले, सामान क्या है। तो ये पॉलीथिन निकालते हैं और कहते हैं वैसे काका किसी का सामान देखना तो नहीं चाहिए, लेकिन काका कहते हैं कि अगर वो तुम अपने रिक्शे में रखे हो, पता नहीं क्या सामान है, तो पहले उसे चेक करना ज़रूरी है।
तो जैसे ही अपने रिक्शे की डिग्गी खोलते हैं तो देखते हैं उसमें कोई भी सामान नहीं था। अब ये देख करके चौंक जाते हैं कि रिक्शे की डिग्गी खोल करके कोई क्यों चुराएगा कुछ। अब ये पूरे में अच्छे से देखते हैं लेकिन कोई सामान नहीं था। काका थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा वो एक छलावा है जो तुम्हें दिखा है और तुम शायद उसकी चपेट में आ गए हो। अब ये कहते हैं, छलावा क्या होता है? कहते हैं, पता नहीं, लेकिन तुम अब शायद उसके चंगुल में फंस गए हो और दोबारा उस रास्ते से अब मत जाना। तो कहते हैं, काका वो तो मेरा रास्ता है और उधर से तो मुझे रोज़ जाना ही होगा। कहते हैं, ठीक है, तुम जाते हो तो अपना ध्यान रखना और अच्छे से जाना। उसके बाद ये उन्हें स्टेशन पर छोड़ते हैं और स्टेशन पर छोड़ करके वापस लौट रहे थे। लौटते वक्त रास्ते में एक बहुत बड़ा सा पेड़ मिला। उस पेड़ के नीचे ये खड़े हो जाते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम, प्यास लगती है बार बार, तो ये उतर कर वहीं पानी पी रहे थे। तब इन्होंने देखा इनका रिक्शा ऐसा लग रहा था जैसे उस रिक्शे में कोई बैठा है और इनकी तरफ घूर रहा है। इन्होंने रिक्शे को देखा और दौड़ करके उसके पास पहुँचे तो देखा वहाँ अब कोई नहीं था। ये तुरंत रिक्शे में बैठते हैं और चल देते हैं। थोड़ी देर बाद पीछे से इनके कंधे पर कोई टैप करता है और बोलता है कि मुझे रामपुर जाना है। ये सुन करके ये एकदम से चौंक जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही लड़की बैठी थी जो पहली बार मिली थी उन्हें। अब इन्हें पता चल गया था कि वो कोई छलावा है या चुड़ैल है, कुछ तो है। ये चीज़ तो इन्हें पता था, इसलिए अब इन्हें डर बहुत लग रहा था। अब ये रिक्शा चलाते रहते हैं और रामपुर के पास पहुंचते हैं, उसे छोड़ते हैं और छोड़ करके सीधे अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद अपनी पत्नी को बताते हैं कि आज फिर वो लड़की मिली थी और वो बता रहे थे कि वो एक छलावा है या कोई चुड़ैल है, ऐसा ही कुछ है। तो उनकी पत्नी कहती है, अरे अच्छा हुआ आप वहाँ से बचकर आ गए, क्योंकि आज मेरी पड़ोसन जो हैं वो बता रही थी कि रामपुर में आज से 2 साल पहले जो प्रधान जी की लड़की थी वो स्टेशन से घर आ रही थी और एक रिक्शे वाले ने उन्हें लिफ्ट दे करके उनके साथ गलत काम किया था और वहीं पर उसका मर्डर हो गया था। उसके बाद से उसकी आत्मा वहीं रोड पर घूमती टहलती रहती है, स्टेशन के आसपास या स्टेशन से रामपुर की पूरी रोड में वो कहीं ना कहीं लोगों को मिल जाती है। वो अपना बदला चाहती है, वो सिर्फ उस रिक्शे वाले को ढूंढ रही है। अगर वो रिक्शा वाला जब भी मिलेगा तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। और वो रिक्शे वाले का तो कुछ पता ही नहीं चला, आखिर वो कहाँ चला गया, क्या हुआ, मर भी गया या जिंदा है। तो आप ऐसा है कि आप रात के वक्त रिक्शा मत चलाइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब मदन लाल भी बहुत ज़्यादा डर चुका था, उसने भी सोच लिया था कि मैं रात को तो बिल्कुल भी रिक्शा नहीं चलाऊंगा। उस दिन के बाद से मदन लाल दिन में ही रिक्शा चलाते थे, रात को तो बिल्कुल नहीं चलाते थे। अब ये रोज़ रिक्शा चलाते थे और दिन में ही चले आते थे। सब कुछ ठीक जा रहा था, इनकी बेटी की शादी भी हो गई, सब कुछ अच्छा था। अब एक दिन इन्होंने सोचा कि क्यों ना रात में 1-2 बार और फिर चलाती हूँ और कुछ पैसे हो जाएंगे। वैसे भी इस बात को तो इतने दिन हो गए हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस दिन रात को 9 बजे ये फिर से निकले थे और आज जब ये निकले थे, इन्हें उसी चौराहे के पास एक औरत खड़ी हुई दिखती है। वो औरत इन्हें बुलाती है तो ये बोलते हैं, हाँ मैडम कहाँ जाना है? तो वो आकर के रिक्शे में बैठ जाती है और कहती है कि मुझे स्टेशन तक जाना है। अब ये स्टेशन तक ले जाते हैं उसे और जैसे ही वहाँ उतरते हैं देखते हैं पीछे कोई नहीं था। अब ये इतना ज़्यादा डर गए थे कि इन्होंने फिर सोचा कि मैं स्टेशन से अब घर नहीं जाऊँगा, ये स्टेशन पर ही रुक जाते हैं। उसके बाद स्टेशन पे ये सो रहे थे और सोते वक्त इन्हें ऐसा लगा जैसे कोई इन्हें बहुत वैसे नज़रों से देख रहा है, जो एक टुक देखता है। इन्हें महसूस हो रहा था कोई इन्हें घूर रहा है इतनी बुरी तरह से। तो ये तुरंत आँख खोलते हैं। जब आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि वही लड़की इनके ठीक सामने खड़ी है और कहती है कि क्या तुम भूल गए? अब वो रिक्शा वाला कहता है कि नहीं, मैं भूला कुछ भी नहीं हूँ, मुझे सब याद है और मैं तो चाहता था कि तुम मर गई हो और अब मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम तो। वो कहती, हाँ मैं मर गई हूँ लेकिन तुम जिंदा नहीं रहोगी और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सुन करके अब मदन लाल डर जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि
मदन लाल कोई और नहीं उस लड़की का कातिल था। शादी के पहले वो रिक्शा चलाता था और उसके हाथों ये गलत काम हुआ था। इसने किसी को ये बात नहीं बताई थी, लेकिन वो लड़की भेष बदल करके इससे मिलती थी और ये पहचान ही नहीं पाता था, क्योंकि जब इसने गलत काम किया था तो इसने उस लड़की का चेहरा इतने अच्छे से नहीं देखा था। रात का वक्त था, उस वक्त मदन लाल शराब वगैरह बहुत ज़्यादा पीता था, तो शराब के नशे में उससे ये गलत काम हो गया था और डर की वजह से उसने उसी जगह पड़े एक पत्थर से उसका मर्डर कर दिया था। अब ये बात मदन लाल को याद आती है और वो इतना ज़्यादा डर गया था, उसने बस चीखते हुए वहाँ से भागना ही ठीक समझा। लेकिन भाग कर जाता कहाँ, जहाँ भी जाता वहाँ पर वो लड़की उसे खड़ी हुई दिखती थी। ये भागते हुए सीधे अपने गांव पहुँचता है। गांव के पास एक कुआं था, बस ये इधर उधर कहीं भाग नहीं पा रहा था और दौड़ कर जाता है, उस कुएं में छलांग लगा देता है। जब ये कूद जाता है तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। गांव वालों को पता चलता है तो गांव वाले उनके घर वालों को बताते हैं, बॉडी निकाली जाती है। उनकी पत्नी को अब सब कुछ पता चल गया था, क्योंकि ये बात छुपती नहीं है। उस लड़की ने उनकी पत्नी के सपने में आकर के ये पूरी बात बताई थी कि तुम्हारे पति ने ही मेरा मर्डर किया था और मैंने आज अपना बदला ले लिया है। मुझे तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन शायद तुम्हारे पति को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सुनते ही उनकी पत्नी तो रो रो के एकदम बेहाल हो जाती है और सोचती है कि जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि एक दिन उन्हें इसका जुर्माना अदा करना ही पड़ेगा। भले ही वो सुधर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो उसने गलत काम किया है वो तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को मदन लाल की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर कोई सीख मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहें।